नमस्कार साथियों। जैसा कि हम आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के ओल्ड पेपर सोल्व कर रहे थे, हम लोगों ने संस्कृत विभाग 2018 का फर्स्ट ग्रेड के पेपर के 76 क्वेश्चन देख लिए थे दो भागों में। आज हम 77वें क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चन आज हम करेंगे और जो भी बचेगा वो कल कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और कंटेंट भी आपको दूसरे पुराने पेपरों में भी जो यहाँ बताया जा रहा है वहाँ मिल रहा होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। विश्वास क्या, मिल ही रहा है, मुझे पता है क्योंकि मैंने भी देखे हैं पेपर। ठीक है ना। बाकी यहाँ आपको कंटेंट सारा प्रमाणिक ही मिलेगा, आप चिंता ना करें। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं 77 नंबर के क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, काव्य गुण के विषय में गलत कथन कौन सा है? गलत पूछ रहा है। ठीक है, आचार्य मम्मट के अनुसार गुण रस के उत्कर्ष के कारण रूप धर्म है। सही बात है ये तो। ठीक है, अगला क्या, आचार्य भरत ने गुणों की संख्या 8 मानी, ये गलत है। इसका आंसर ये हो गया। तो आचार्य भरत ने गुणों की संख्या कितनी मानी? 10 मानी। अगर किसी को भरत मुनि ने कौन कौन से 10 गुण माने याद है तो कमेंट करके जरूर बताइए, देखते हैं आपको भी कितना नॉलेज है, नहीं तो अगले वीडियो में हम बता देंगे। ठीक है, अगला ऑप्शन देखो, जिसमें स्वच्छता, सरलता और सहज ग्रहिता हो वहाँ प्रसाद गुण होता है। सही बात है, ये भी सही है। ठीक है ना, आंसर ये है। और माधुर्य गुण का संबंध श्रृंगार, करुण और शांत रसों से होता है, ये भी सही बात है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो ये क्वेश्चन पढ़ो ना आप, तो वहाँ टिक लगा लो कि भाई बंदा पूछ क्या रहा है। ठीक है, तब देखो, रस अभिव्यक्ति के कारणों को विभाव कहते हैं। सही बात है, गलत है? सही बात है ये भी। आलम्बन और उद्दीपन विभाव के भेद है। आलम्बन और उद्दीपन विभाव के भेद है। आलम्बन और उद्दीपन किसके भेद है? विभाव के भेद है, ये बात भी सही है। अगला देखो, जिन क्रियाओं से आलम्बन के हृदय में जागृत भावों का साक्षात्कार होता है वह व्यापार अनुभव कहलाता है। कैसे बात है? नहीं नहीं नहीं, जिन क्रियाओं से किसके हृदय में, आलम्बन के हृदय में जागृत भावों का साक्षात्कार होता है उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, और यही अगर आश्रय के हृदय में हो ना, आश्रय के हृदय में, तो उसे आलम्बन कहते हैं। किसके हृदय में? आश्रय के हृदय में हो उसे अनुभव कहते हैं। ठीक है, आलम्बन के हृदय में जो हो उसे उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, ये आलम्बन क्या है, आश्रय क्या है, आपको पता होगा, नहीं तो हम रस पढ़ेंगे ना तब इन्हें एकदम खोल के पढ़ेंगे। अगर अभी यहाँ पढ़ेंगे तो फिर क्या है, ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे समय पर। ठीक है, बाकी रस के टाइम आपको पूरा बता दिया जाएगा। बाकी क्वेश्चन तो अगर आप जो यहाँ बता रहे हैं वो देख लोगे ना तो उससे भी हो जाएगा। ठीक है ना, अगली बार ये पूछ लेगा भाई आश्रय के हृदय के भावों को क्या कहते हैं? अनुभव। तो आपका क्वेश्चन तो यहीं से हो रहा है, लेकिन फिर भी हम रस पढ़ेंगे। ठीक है, आलम्बन के हृदय के भावों को उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, उद्दीपन का संबंध आलम्बन से है और अनुभव का संबंध आश्रय से, इतना याद रख लेना। अगला देखो, अनुभवों के कायिक, वाचिक, सात्विक, आहारिक, आहार्य आदि भेद किए गए। अनुभव के 4 भेद किए गए। कितने? 4। कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। एक ध्यान रखना, ये सात्विक है ना, इसके 8 उपभेद हैं जो हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे हमने पहले ही बात की, आज और कर लेते हैं, बोल रहा हूँ मैं, आप लिख लेना। अगर लिख रखा है तो रिवीजन हो जाएगा। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणीय, अश्रु, प्रलय। हर एग्जाम में आता है, हर दूसरे एग्जाम में आता है ये, इन्हें आप याद कर लें। ठीक है, और हर रस का स्थायी भाव भी आप याद कर लें क्योंकि वो भी हर एग्जाम में पूछा जाता है। लगता इजी है लेकिन ये हार्ड क्वेश्चन बन जाता है, उस टाइम होता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन गलत है? प्रलय सात्विक से तात्पर्य शरीर का कंपायमान होना। क्या ऐसा ही है? गलत पूछ रहा है, तो कौन सा गलत है? यही गलत है। प्रलय से अर्थ क्या है? मूर्छित होना। क्या है? मूर्छित होना, कंपायमान होना नहीं है। प्रलय का अर्थ क्या है? मूर्छित होना। क्या अर्थ है? मूर्छित होना। प्रलय का अर्थ है मूर्छित होना, ध्यान रख। तो ये कंपायमान किसका अर्थ है? ये भी एक सात्विक अनुभव है। वेफुतु, कंप, कंप का अर्थ क्या है? शरीर का कंपायमान होना। या वेफुतु का अर्थ पूछ ले तो भी है शरीर का कंपायमान होना। ठीक है, वेफुतु या कंप एक ही है। ठीक है ना, थोड़ा साफ लिख देता हूँ, समझ नहीं रहेगी आपके। ये वेपथु है ना, इसका दूसरा नाम कंप है। ठीक है ना, कंप, विवरणीय, अश्रु, प्रलय हमने देखा था ना, वही। और विवरणीय का मतलब क्या होता है, वो भी आप अर्थ देख लो। एक तो विवरणीय, इसका अर्थ भी बार बार पूछा जाता है। वे वर्णीय, एक मिनट है, वे वर्णीय, इसका अर्थ होता है रंग उड़ जाना। क्या होता है? रंग उड़ जाना, ये पूछा हुआ है। ठीक है ना, रंग उड़ जाना। ठीक है,
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भरत मुनि के रस निष्पत्ति विषयक सूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन थे? बताओ। तो कौन थे? भट्ट लोलट। और अंतिम व्याख्याता पूछा है तो अभिनव गुप्त। प्रथम व्याख्याता लोलट, अंतिम पूछा तो अभिनव गुप्त। अब की बार ये पूछा, आगे ये पूछा जा सकता है। और क्रम से पूछ ले तो ध्यान रखो, 1 नंबर तो भट्ट लोलट, 2 नंबर शंकुक, 3 नंबर भट्ट नायक, 4 नंबर अभिनव गुप्त। इनका दर्शन देखो, मीमांसा दर्शन लोलट का, न्याय दर्शन शंकु का, सांख्य दर्शन भट्ट नायक का, शैव दर्शन अभिनव गुप्त का। ठीक है। भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद, शंकु का अनुमितिवाद, भट्ट नायक का भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। जो चीज़ें मैंने यहाँ बोली है वो सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। काव्यम यशस्य अर्थ कथे व्यवहार विदे शिवेतर सत्य। काव्य परियोजन विषय उपयुक्त कथन किसका है? ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से हमने जितने भी पेपर सोल्व किए हैं हर पेपर में एक क्वेश्चन मिला है, तो आप इसे रट लें क्योंकि आगे और मिल जाएगी। ठीक है ना। तो ये कथन किसका है बताओ? मोहम्मद का है। ठीक है। तो पहले हमने इसकी बात कर रखी है तो अब यहाँ ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसकी। ठीक है। अगला क्वेश्चन। रस विषय कौन सा कथन सही नहीं है? रस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 मानी। सही बात है। और अलंकार कितने माने भरत मुनि ने? 4 माने। ठीक है। उपमा, रूपक, दीपक और यमक। ठीक है। 4 अलंकार माने थे और रस 8 माने। ठीक है। नाट्य शास्त्र में संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई। सही बात है ये भी। अगला है ऑप्शन, आचार्य भरत ने 8 प्रकार के सात्विक भावों का उल्लेख किया। सही है। और कौन से 8? कमेंट करो आप, अभी बात की थी। अगला देखो, करुण रस का उल्लेख नाट्य शास्त्र में नहीं है। ये गलत है। करुण रस का उल्लेख नाट्य शास्त्र में है। भरत मुनि ने 8 रस माने, कौन कौन से देखो आप? श्रृंगार, हास्य, करुण, ये आगे देखो करुण ऑप्शन में ना, करुण माना है भरत मुनि ने। श्रृंगार, हास्य, करुण और रौद्र रस की बात कर रहे हैं जो भरत ने माने। ठीक है ना। रौद्र, वीर, भयानक, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। ये शांत और वात्सल्य रस है ना जो इन्होंने नहीं माने। ठीक है। ये बाद में जुड़े हुए हैं। ये 8 रस है भरत मुनि के, जो हर बार पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। इनके स्थायी भाव भी ध्यान रखें। पूछा जा सकता है कि भरत मुनि ने स्थायी भाव कितने माने, तो ये आपको 8 ही करना है। कितने करने? 8 ही करना है। अगर ऑप्शन भी 8 दें तो फिर आप 11 कर सकते हो क्योंकि वर्तमान में 11 रस प्रचलित है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम कितनी बार आ गया बताओ? हर बार आता है और वापस आएगा। तो ये किसका कथन है? जगन्नाथ का। ठीक है। विश्वनाथ का भी ध्यान रख लेना साथ में। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ। मम्मट का भी ध्यान रख लेना। काव्य लक्षण जिसकी हमने पहले ही बात कर ली, एक बार और सुन लो। माधुर्य आदि गुणों से, माधुर्य आदि गुणों से, माधुर्य आदि गुणों से युक्त तथा दोष रहित शब्दार्थी काव्य है। कौन से गुणों से? माधुर्य आदि गुणों से युक्त तथा दोष रहित शब्दार्थी काव्य है। किसका? मम्मट का कहना है। और वामन ने क्या कहा था? अलंकारों को ही काव्य का सौंदर्य माना है। किसने? वामन ने। अलंकारों को ही काव्य का सौंदर्य किसने माना है? वामन ने। ये बातें हमने पहले कर रखी है सारी, तो इसलिए हम विस्तृत नहीं कर रहे हैं। और जब हम विस्तृत नोट्स देखेंगे ना, जो पूरा सिलेबस वाइज कहने का मतलब पूरा हिंदी साहित्य देखेंगे, काव्य शास्त्र देखेंगे, तब हम विस्तार से इनकी बात और करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से ध्वनि विषय गलत कथन कौन सा है? ध्वनि सिद्धांत के बारे में गलत पूछ रहा है। ठीक है। काव्य सिद्धांत के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ध्वनियालोक नामक ग्रंथ में मिलता है। सही बात है। ध्वनियालोक ध्वनि सिद्धांत है किसका? सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है आनंदवर्धन का। किसका है? आनंदवर्धन का। 9वीं शताब्दी में ये सिद्धांत आया था और इस पर अच्छा काम भी किया था अभिनव गुप्त ने। किसने किया था? अभिनव गुप्त ने। और सारे इसमें क्या था क्या नहीं था वो हम जब सिद्धांत पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ठीक है। ये कथन तो सही है, ये गलत पूछ रहा है। ध्वनि सिद्धांत व्याकरणों के स्फोटवाद पर आधारित है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है? विद्वान उस काव्य को ध्वनि कहते हैं जिसमें कथित शब्द और अर्थ अपने को गुण बनाकर व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति करते हैं। ये बात भी सही है। अगला क्या है? आचार्यों ने ध्वनि काव्य के 2 प्रमुख भेद माने हैं, लक्षणामूला और व्यंजनामूला। ये गलत है। ध्वनि काव्य के भेद तो 2 ही है, सही बात है, लेकिन अभिधामूला और लक्षणामूला है। कौन सा मूला? अभिधामूला। ध्वनि के 2 कौन से भेद है? एक तो अभिधामूला, अभिधामूला और एक लक्षणामूला। ये है ना लक्षणामूला, ये कोई ध्वनि का भेद नहीं माना गया है। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, अभिधामूला ध्वनि को विविक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं।
कौन सी ध्वनि? विवेक्षित वाच्य ध्वनि। और लक्षणा मूला ध्वनि को अविवेक्षित वाच्य ध्वनि कहते हैं। कौन सी वाच्य ध्वनि? अविवेक्षित वाच्य ध्वनि। अविवेक्षित वाच्य ध्वनि कहते हैं लक्षणा मूला को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इनमें से वक्रोक्ति विषय कौन सा कथन सही नहीं है? आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया। सही बात है ये तो। इस सिद्धांत का प्रमुख ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम है। ये बात भी क्या सही है? हाँ सही है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 8 भेद माने हैं। ये गलत है। हमने कितनी बार बात कर ली है कि कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने? 6 भेद माने हैं। देखो जो बातें हमने की है वही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, आगे भी वही आएंगे। अगर आप इन पे विश्वास कर लोगे ना इस कंटेंट में, तो भी आपका तो काम हो जाएगा। तो 6 भेद कौन कौन से माने? हमने पहले ही बात की थी, एक बार और कर लेते हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। ये वक्रोक्ति के भेद माने किसने? आचार्य कुंतक ने। ठीक है, अगला देखो। कुंतक औचित्य को वक्रोक्ति का अनिवार्य तत्व मानते हैं। क्या सही बात है? सही बात है। ठीक है, अगला देखते हैं। रस निष्पत्ति और साधारणीकरण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ। साधारणीकरण का सिद्धांत वस्तुतः भट्ट लोलट की देन है। क्या सही है? नहीं नहीं, ये गलत है। पहले ही गलत है। साधारणीकरण का सिद्धांत वस्तुतः किसकी देन है? भट्ट नायक की देन है। किसकी है? भट्ट नायक की। भट्ट नायक की, यही भुक्तिवाद वाले, ठीक है ना, देन है। इन्होंने क्या कहा था? भावकतम साधारणीकरण। कौन सा? भावकतम साधारणीकरण। भावकतम साधारणीकरण। ठीक है, ये ध्यान रखना, हर बार पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाएगा। और भट्ट लोलट ने रस निष्पत्ति के बारे में क्या कहा था? कि भोजकत्व से रस निष्पत्ति होती है। भाव, जहाँ भाव की बात आ जाए वहाँ तो साधारणीकरण, जहाँ भोज की बात आ जाए वहाँ रस निष्पत्ति। किसने मानी है? भट्ट नायक ने। ठीक है, अगले ऑप्शन देखते हैं। जो ऑप्शन इंपॉर्टेंट है हम उसी की बात करेंगे, बाकी हम छोड़ देंगे। ठीक है ना, अगला ऑप्शन है उत्पत्तिवाद के अनुसार रस का विभाव आदि के साथ साथ उत्पादीय उत्पादक भाव संबंध माना गया है। सही बात है। उत्पत्तिवाद किसकी देन है? भट्ट लोलट की। ठीक है, अगला ऑप्शन अभिदास से काव्य का अर्थबोध होने के बाद भावकत्व व्यापार द्वारा विभाव आदि का साधारणीकरण होता है। ये सही बात है। ठीक है, शंकु का रस निष्पत्ति का सिद्धांत अनुमतिवाद कहलाता है। इसकी भी हमने ऊपर बात की थी। एक चित्ततृण न्याय की बात किसने की थी? ये भी ध्यान रखना आप, किसने बात की थी? चित्ततृण न्याय की, ये भी शंकु ने बात की थी। ठीक है ना, चित्ततृण न्याय क्या होता है इसकी बात भी हम आगे करेंगे। ठीक है, जो चीज़ें आपको यहाँ बताइए इन आप यहीं का यहाँ यहीं याद कर लें, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन आते हैं और आगे भी आएंगे। बाकी आप कितने विस्तृत पढ़ लो ना तो क्वेश्चन यहीं से आएंगे। जैसे आपके सिलेबस में लिखा हुआ भील आंदोलन जीके में ना, आप भील आंदोलन कितने बड़ा पढ़ लो ना तो क्वेश्चन तो आपको गोविंद गुरु या मोतीलाल तेजावत से ही पूछेंगे। गोविंद गुरु या मोतीलाल तेजावत से ही पूछेंगे। ठीक है ना, वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि भाई ये सिलेबस में है तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, आपको वही देखना है। बाकी इतना सारा सिलेबस है, इतनी चीज़ें हैं, ऐसे आप देखो ना तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो उतना नहीं देखना है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वही चीज़ें आपको देखनी है। विद्वान बनना तो बाद में बन जाना, कौन मना कर रहा है? भाई मुझे तो वही आता है जो पेपर में आता है, बाकी ज़्यादा से मुझे क्या करना है? जो पेपर में पूछा जाएगा आने वाले 10 सालों तक या 20 सालों तक वो मुझे आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और जो नहीं पूछा जाएगा उससे मुझे क्या करना है? तो विद्वान थोड़े बनना है, बाद में बन जाना विद्वान। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुकरण सिद्धांत की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सबसे पहले तो अनुकरण सिद्धांत दिया किसने था? अनुकरण के बारे में बात किसने की थी? एक तो प्लेटो ने की थी और एक अरस्तु ने की थी। ठीक है, प्लेटो और अरस्तु ये हर जगह टपक जाते हैं, प्लेटो और अरस्तु है ना। पॉलिटिक्स में भी होते हैं, मनोविज्ञान में भी होते हैं और हिंदी में भी है। ठीक है, तो ये गलत पूछ रहा है कि अनुकरण के संबंध में गलत कथन कौन सा है। तो देखो, अनुकरण की दृष्टि से अरस्तु का मत प्लेटो के मत से भिन्न है। सही बात है। ये देखो, ये ऑप्शन हर दूसरे पेपर में आता है। दूसरे के अब तक जितने भी फर्स्ट ग्रेड के पेपर हुए ना, हर पेपर में ये ऑप्शन था। ठीक है, अगला देखो, अरस्तु शुद्ध प्रतिकृति को मानते हैं। ठीक है, भावना में और कल्पना में अनुकरण को नहीं, ये बात गलत है। अरस्तु शुद्ध प्रतिकृति को तो मानते हैं लेकिन भावना में और कल्पना में अनुकरण को भी मानते हैं, तो ये कथन गलत हो गया। ठीक है, अगला देखो, अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया, यह बात भी सही है।
अरस्तु कला को प्रकृति की अनुकृति मानता है, ये बात भी सही है। जब हम विस्तृत पढ़ेंगे तो ये खोल के पढ़ेंगे अनुकरण है क्या क्या नहीं है, और आगे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। वैसे ये 3-4 तो आप याद कर लेना अनुकरण के बारे में, इंपॉर्टेंट है। और 95% चांस है कि अगला क्वेश्चन यहीं से वापस बन जाएगा, ठीक है, इधर उधर घुमा के। बाकी अनुकरण के सिद्धांत के समय में इसे पूरा देख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, और लॉन्जाइन्स के उदार तत्वों की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। देखो, महान धारणाओं की समता तथा भावावेश की तीव्रता उदार तत्व के अंतरंग पक्ष माने गए हैं। क्या ये बात सही है? एकदम सही बात है। महान धारणाओं की समता और भावावेश की तीव्रता, उदात्त विचार और उदात्त भाव दोनों किससे संबंधित है? अंतरंग पक्ष से, ठीक है। अंतरंग पक्ष को लॉन्जाइन्स ने जन्मजात माना है। क्या ये बात भी सही है? सही बात है। अलंकार योजना को उदात्त तत्वों का विरोधी माना गया? नहीं नहीं, गलत बात है ये, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया है ना। ये तो मैं सही बता रहा हूँ, सही क्या है वो चीज़ें, बाकी आंसर इसका ही है, ठीक है ना। अगला देखो, उत्कृष्ट भाषा उदात्त तत्व का बहिरंग पक्ष है। ये बात भी सही है। देखो, हमने उदात्त सिद्धांत के बारे में पहले भी बात की है कि उदात्त सिद्धांत है किसका? लॉन्जाइनस का है, ठीक है। इसे उदात्त तत्व भी कहते हैं, ठीक है। प्रकार कितने हैं या भेद कितने हैं? तो 5 है। कौन कौन से? उदात्त विचार, उदात्त विचार, उदात्त भाव, और सेज अलंकार योजना। कौन सी योजना? सेज अलंकार योजना। उत्कृष्ट भाषा शैली, कौन सी शैली? उत्कृष्ट भाषा शैली। और गरिमा में रचना विधान, गरिमा में रचना विधान। ये 4-5 भेद हैं, ठीक है। ये 2 भेद तो आंतरिक है, 2 भेद तो लॉन्जाइन्स ने आंतरिक भेद माने, और इन्हें जन्मजात भी कहा है। क्या कहा है? जन्मजात भी माना है, और क्या माना है? आंतरिक भेद भी माना है, ठीक है। ये 3 भेद है ना, इसे लॉन्जाइन्स ने कौन से माना है? जन्मजात नहीं माना है, ठीक है। और ये बहिरंग भेद है। कैसे भेद है? बहिरंग, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, और लॉन्जाइन्स का क्वेश्चन यहीं से वापस आ जाएगा आपके, ज़्यादा पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। एक इनकी पुस्तक ध्यान रखना आप साथ में, पेरी इप्सुस। कौन सी है? पेरी इप्सुस, ठीक है। 1644 में शायद एक बुक लिखी गई थी, ठीक है। और इसमें 44 अध्याय है, ये ध्यान रखना। 1652 44 है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। और वैसे जब सिद्धांत पढ़ेंगे तो आप अच्छे से इन्हें सुन लेना, आपका काम वहाँ हो जाएगा। 44 अध्याय है। पेरी इप्सुस किसकी बुक है? लॉन्जाइनस की। और पोइटिक्स पूछ ले, पोइटिक्स तो वो है अरस्तु की। किसकी है? अरस्तु की, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्सवाद। से अब सिलेबस में नहीं, फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ जाता है प्रगतिवाद से जोड़ के भी, ठीक है। अगला है देखो, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत दंडात्मक भौतिकवाद के नाम से प्रचलित है। एकदम सही बात है, ठीक है। इसमें लोक मंगल और मानवतावादी पक्ष पर बल दिया जाता है। क्या सही बात है? सही है ये भी। कला और साहित्य के क्षेत्र में मार्क्सवाद व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के स्थान पर समाजवादी यथार्थ की प्रवृत्ति को प्राथमिकता देता है। ये बात भी सही है। अगला देखो, मार्क्सवाद के अनुसार समाज में कला का स्थान पहले और श्रम का उसके बाद। ये गलत है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज में श्रम का महत्व पहले और कला का बाद में है, ठीक है ना। ये उल्टा दे दिया इसने, तो ये कथन सही है। मार्क्सवाद से हिंदी की जो प्रगतिवादी विचारधारा है ना, वो मार्क्सवाद से प्रभावित है। कौन सी विचारधारा? प्रगतिवादी विचारधारा किससे प्रभावित है? मार्क्सवाद से प्रभावित है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले वैज्ञानिक कौन है? आसान सा क्वेश्चन है, सबको पता है। कौन है? वाटसन। ये वही वाटसन है जिन्होंने कहा था, तुम मुझे कोई भी बच्चा ला के दे दो, मैं उसे चोर, डाकू, वकील कुछ भी बना सकता हूँ। ये जेबी वाटसन ने कहा था, और इनका सिद्धांत था व्यवहारवाद। कौन सा था? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद, व्यवहारवाद को ब्लैक बॉक्स थ्योरी भी कहते हैं। कौन सी थ्योरी? ब्लैक बॉक्स थ्योरी। ब्लैक बॉक्स थ्योरी। कौन सी थ्योरी? ब्लैक बॉक्स थ्योरी भी कहते हैं किसे? व्यवहारवाद को। ये ध्यान रखना। अब एक चीज लगे हाथ आप और देख लो, वैसे हम इनकी बात जब साइकोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे तब करेंगे, लेकिन यही कर लेते हैं, ये क्वेश्चन बार बार आता है इसलिए। तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे? एक तो वाटसन है, एक गुथरी, ठीक है ना, गुथरी ये भी व्यवहारवादी थे। एक हल, ये भी व्यवहारवादी थे। स्किनर व्यवहारवादी थे। पावलोव व्यवहारवादी थे। ये 4-5 नाम ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन में यही आता है। बाकी थे तो काफ़ी, लेकिन ज़्यादा जो पॉपुलर है ना वो ध्यान रख लो, उससे आपका काम हो जाएगा। वैसे देखो, ज्ञान अनंत है, कोई सीमा नहीं है। अब वही देखना जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगला देखो क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहारिक रूप मतलब पूछ रहा है शिक्षा मनोविज्ञान किसका व्यवहारिक रूप है? तो मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है, ठीक है। क्योंकि पहले मनोविज्ञान आया था, मनोविज्ञान की एक शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्टैनले हॉल ने
किस पुस्तक में किशोर अवस्था का विस्तृत खाका खींचा था? तो किस में खींचा था बताओ? एडोलसेंस। ये किसकी? स्टैनले हॉल की किताब है। इसने कहा था ना किशोर अवस्था तूफानों की अवस्था है, ये स्टैनले हॉल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम अपने चारों ओर के संसार की प्रथम सूचना प्राप्त करते हैं, सही बात है। आत्म सातीकरण से तात्पर्य क्या है? वह नया ज्ञान जिससे पुराने संबोध प्रभावित नहीं होता है। आत्म सातीकरण क्या है? वह नया ज्ञान जिससे पुराना ज्ञान प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, समायोजन क्या है? समायोजन का अर्थ है किसी नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पुराने संबंधों की मनोवैज्ञानिक रूप में पुनर्संरचना, पुनर्नियमित और परिवर्तन करना। तो यही है समायोजन। ठीक है, अगला देखो, प्रतिवर्तता किसी वस्तु के आधारभूत गुणों की पहचानने की योग्यता को कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी आपने, कोई नहीं, जब बात करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे, अभी हम हिंदी में हो रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, प्याजे के अनुसार मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले घटकों में शामिल नहीं है। गतिवर्धन, ये पहला ही नहीं है। साम्यावस्था है, सामाजिक अंत्यक्रिया, परिपक्वता है, ये तीनों मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले घटक हैं, लेकिन गतिवर्धन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन टॉमी फुसनोट द्वारा निर्धारित रचनावाद के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? जो हम पहले से जानते हैं अधिगम उस पर निर्भर करता है, सही बात है ये तो। अधिगम विचारों की खोज है, ना कि मात्र यांत्रिक तरीकों से विचारों का संग्रह, ये बात भी सही है। नए विचारों का उदय पुराने विचारों में बदलाव एवं समाहित करने पर होता है, ये बात भी एकदम सही है। रचनावाद में अध्यापक की भूमिका ज्ञान के प्रशिक्षक के रूप में होती है। नहीं 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 नहीं, प्रशिक्षक के रूप में नहीं, सहयोगी या मार्गदर्शक के रूप में होती है। सहयोगी या मार्गदर्शक के रूप में होती है किसकी भूमिका? टीचर की। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है। सामंजस्य की योग्यता है, शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत, ये भी है। सामंजस्य की योग्यता का अभाव, नहीं नहीं ये नहीं, सामंजस्य की योग्यता का भाव होना चाहिए, अभाव होगा तो फिर स्वस्थ कैसा व्यक्ति? ठीक है, व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना, ये भी है। अगला क्वेश्चन देखो, जीन पियाजे, एक मिनट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास अवस्था में मूर्त क्रियात्मक अवस्था की अवधि मानी गई है। मतलब कौन किस समय की अवस्था को मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहते हैं, बताओ? देखो, पियाजे ने 4 अवस्था मानी थी, हम बात कर लेते हैं, थोड़ी इंपॉर्टेंट है ज़्यादा इसलिए। एक तो संवेदीपेशी अवस्था, कौन सी? संवेदीपेशी या इंद्रिय जनित अवस्था, संवेदीपेशी या इंद्रिय जनित अवस्था, तो ये मानी थी 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष। ठीक है, फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कौन सी संक्रियात्मक अवस्था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी अवधि मानी थी पियाजे ने 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच। ठीक है, फिर है, नहीं नहीं ये पूर्व संक्रियात्मक, सॉरी है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7, और मूर्त संक्रियात्मक जो क्वेश्चन में पूछी है उस वो कब से मानी गई? 7 से 11 वर्ष। ठीक है, और इसके बाद आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, कौन सी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, वो मानिए 11 के बाद। ठीक है, अब देखो मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, इसमें देखो 7 से 11 ऑप्शन में ये रहा डी, ये ना 7 से 11, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शैक्षिक तकनीकी तरतीय या प्रणाली विश्लेषण की विशेषता नहीं है। देखो, ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, सही बात है ये तो। इस प्रणाली का जन्म कठोर शिल्प उपागम या कोमल शिल्प उपागम के मेल से हुआ, ये बात भी सही है। ये सीखने तथा शिक्षण सिद्धांतों से संबंधित है। नहीं नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये सीखने व शिक्षण सिद्धांतों को संबंधित कौन सा है? शैक्षणिक तकनीकी द्वितीय, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय जो स्किनर ने दी थी ना, वो है किससे? शिक्षण सिद्धांतों से संबंधित, तो ये गलत हो गया। अगला देखो, इस उपागम में संप्रेषण, नियंत्रण, प्रारूप एवं पुनर्बलन भी सम्मिलित है, सही बात है। अगला क्वेश्चन देखो, वैज्ञानिक परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, छात्रों की आगमन तर्क शक्ति विकसित करना है, लेकिन मुख्य पूछ रहा है। ठीक है, छात्रों में ज्ञानात्मक कौशल का विकास करना, हाँ यही है मुख्य उद्देश्य। छात्रों में क्या है? ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना क्या है? वैज्ञानिक परीक्षा प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है। अब आप मुझे इसका एक कमेंट करके बताना, वैज्ञानिक परीक्षा प्रतिमान दिया किसने, इसके जनक कौन थे? ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना। देखो, अगर आप कमेंट वगैरह करो तो इससे क्या है, आप भी एक्टिव रहोगे, मतलब इंद्रियां क्रियाशील होनी चाहिए, क्रियाशील होने से ज़्यादा ज्ञान हृदयंगम होता है। ठीक है ना, तो आप साथ साथ कमेंट कर दिया करो, इससे कि आपको भी याद हो जाएगा
और कमेंट आप जहाँ तक हो सके ना हिंदी में करो, भाई आप हिंदी वाले हो, मेरे हिसाब से हिंदी में कमेंट करना चाहिए। अब इंग्लिश में क्या है, आप मीनिंग क्या लिखते हो कुछ पता ही नहीं चलता, ठीक है ना, तो हिंदी में कमेंट क्या करो, ठीक है। अगला अगला ऑप्शन देखो, वैसे आंसर आ गया, बाकी काम के नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नांकित में से प्रशिक्षित शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है। दूरदर्शन प्रशिक्षित प्रशिक्षित है, नहीं नहीं नहीं, यही है, ठीक है ना। ये फिल्म है प्रक्षेपित, फिल्म स्ट्रिप भी है, और हेड प्रोजेक्टर भी है, लेकिन दूरदर्शन प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है। उद्देश्य या सामाजिक प्रणाली, संरचना, ठीक है ना। ये पूछता है प्रस्तुतिकरण से संबंधित, तो कौन सा है, संरचना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से संप्रेषण की विशेषता नहीं है। देखो संप्रेषण की विशेषता नहीं पूछ रहा। संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है, सही बात है। संप्रेषण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, सही बात है, बिना उद्देश्य तो कौन बातें करेगा, ठीक है ना। संप्रेषण, प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षण के लिए एक बुनियादी तत्व है, ये बात भी सही है, ठीक है। संप्रेषण गत्यात्मक प्रक्रिया नहीं होती, ये गलत है। संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया होती है, ठीक है। यह इसका आंसर देखो। साइकोलॉजी के हम इसलिए थोड़ा विस्तृत में देख रहे हैं क्योंकि हम साइकोलॉजी के क्वेश्चन खाली अलग से देखेंगे। जैसे 2011 में जितने ही पेपर हुए हैं उनका देख लेंगे, फिर 2013 में पेपर होता फर्स्ट ग्रेड का, उनका सबका साथ, फिर 2015 वाला का देख लेंगे, फिर 18 का, फिर 22 का, कुल मिला के साइकोलॉजी के क्वेश्चन सारे साथ में देखेंगे ना तो तान बनी रहेगी। इसलिए हम खाली इसमें जो 15-20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना उसके आंसर देख लेते हैं, ठीक है ना। वैसे जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा होगा उसकी हम बात वैसे कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा खोल क्या करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में लेखन कौशल के विकास में सबसे अधिक सहायक है। लेखन कौशल के विकास में, ऑडियो नहीं नहीं नहीं, ये श्रवण कौशल में, ठीक है ना। भाषा प्रयोगशाला नहीं, वर्ड प्रोसेसिंग कार्यक्रम, ये लेखन कौशल में सबसे अधिक सहायक है। वैसे ये भी सहायक है लेकिन सबसे अधिक पूछ रहा है तो वर्ड प्रोसेसिंग कार्यक्रम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण में पूरक पुस्तक निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक नहीं है। सूक्ष्म अध्ययन में सहायक है, नहीं, इसमें ही सहायक नहीं। स्थूल अध्ययन में पूरक पुस्तकें काम आती है। स्वाध्याय की योग्यता विकसित करने में आती है। शब्दवर्तियों को विकसित करने में आती है, लेकिन सूक्ष्म अध्ययन के लिए पूरक पुस्तकें नहीं, मूल पुस्तकें सहायक होती है ज़्यादा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है, तो बताओ। बहुखंड का सिद्धांत, मात्रा सिद्धांत, तो कौन सा है, मात्रा सिद्धांत, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन, एक परिस्थिति में सीखा हुआ काम दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार करना, ये कथन किसके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, बताओ। संबंधित परिवर्तन के नियम के पर आधारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प अभिकर्मित अनुदेशन से संबंधित नहीं है। इसके अंतर्गत हम सुकृति विधि का अध्ययन करते हैं, तो ये सही बात है। शाक्य अभिकर्मित अनुदेशन को आंतरिक अभिकर्म भी कहा जाता है, ये बात भी सही है। शाक्य को आंतरिक कहते हैं, ठीक है ना, रेखीय को बाह्य कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। कान्य शिक्षण में रेखीय अभिकर्मित विधा उत्तम कही जाती है। कान्य शिक्षण में रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन उपयोगी है, ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है, शाक्य अभिकर्मित अनुदेशन की अपेक्षा रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन अधिक प्रभावकारी, नहीं नहीं नहीं, शाक्य रेखीय की अपेक्षा अधिक प्रभावी माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण के हस्तक्षेप चर के अंतर्गत आते हैं, बताओ कौन आते हैं, शिक्षक, शिक्षक तो आते ही हैं, और कौन आता है, शिक्षण विधियाँ एवं पाठ्य वस्तु, इसका आंसर ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सीखने के वक्र में से कौन से वक्र में छात्र की सीखने की गति प्रारंभ में धीमी होती है और बाद में तीव्र हो जाती है। प्रारंभ में धीमी होती है, जैसे पहले ये होती है फिर तीव्र हो जाती है, तो कौन सा वक्र, नतोदर वक्र, ठीक है। और उन्नतोत्तर वक्र में क्या होता है, प्रारंभ में सीखने की गति तेज होती है फिर धीमी हो जाती है, ठीक है। मिश्रित वक्र में चलता रहता है, सरल रेखा में सीधा सीधा, ठीक है। ये वक्र ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है, बताओ। गाथा वर्णन विधि, पहली विधि आत्मनिष्ठ विधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन से संबंधित है, पूर्व निर्मित प्रतियों से, नहीं नहीं नहीं, पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से संबंधित कौन सा चिंतन है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प बिग्गी के अबोध स्तर के शिक्षण के 3 आधार स्तंभों में से नहीं है, बताओ। संबंध ज्ञान देना ये है,
सीखे गए ज्ञान का प्रयोग ये भी है। संबंध ज्ञान देना है, सीखे गए ज्ञान का प्रयोग ये भी है। मानव अनुभव के अर्थ तथा ज्ञान संबंधों का वेदन ये नहीं है। विज्ञ के अबोध स्तर के शिक्षण के 3 आधार स्तंभ ये है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, अगला देखो, सीखने के किस सिद्धांत में पुनर्बलन को अधिक महत्व दिया गया है? बताओ। क्रिया प्रसूत सिद्धांत में पुनर्बलन को अधिक महत्व दिया गया है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसका है? स्किनर का। अगर पुनर्बलन का सिद्धांत ही पूछे तो वो किसका है? हल का। कौन सा हल? CL हल। ठीक है, अगला देखो, गेस्टाल्टवाद शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो ये जर्मन भाषा का शब्द है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आगे और आएगा, थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण बुद्धि के किस तत्व का मापन करता है? तो ये सामान्य बुद्धि का मापन करता है, रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण। ठीक है ना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि ये परीक्षण किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, बुद्धि परीक्षण से संबंधित है, व्यक्तित्व परीक्षण यानी पर्सनैलिटी परीक्षण से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये सामान्य तत्वों का परीक्षण करता है। अगला क्वेश्चन देखो, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक कौन है? ये तो बता दो, आप बताना पड़ेगा भैया आपको, ये तो पता है आपको, मैकडोगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा विकल्प शिक्षण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? शिक्षण सिद्धांत शिक्षण प्रतिमानों पर निर्भर होता है, सही बात है। अगला देखो, शिक्षण सिद्धांत अधिगम सिद्धांत पर निर्भर होते हैं, ये बात भी सही है। शिक्षण सिद्धांत में अनुदेशन में उसके प्रारूप को विशेष महत्व दिया जाता है, ये बात भी सही है। तो गलत कौन है? चौथा गलत हो गया। शिक्षण सिद्धांत शिक्षण के लिए शिक्षक और छात्र की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। नहीं, अनिवार्य है, वो बात नहीं है भाई। छात्र और शिक्षक नहीं होंगे तो फिर शिक्षण सिद्धांत का मतलब ही क्या है? तो ये गलत हो गया। ठीक है, अगला देखो, फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार गुप्त अवस्था मानी जाती है। देखो, फ्राइड ने मनोलैंगिक मनोविश्लेषण सिद्धांत में 5 अवस्था मानी है। मुख्य और गुदीय, मुख्य गुदीय लैंगिक, मुख्य गुदीय लैंगिक, आदर्शीय और जननेंद्रिय। कौन सी इंद्रिय? जननेंद्रिय। ठीक है, मुख्य की मानी उसने 0 से 18 वर्ष, 0 से 18 माह। ठीक है, गुदीय 18 से 3 वर्ष और लैंगिक 3 से 5 वर्ष, आदर्शीय 5 से 12 वर्ष और जननेंद्रिय 12 वर्ष के बाद। ठीक है, अब देखो, इसमें पूछा है गुप्त अवस्था, तो आदर्शीय को गुप्त ही कहते हैं ना, एक ही बात है ना, गुप्त अवस्था भी कहते हैं। तो 5 से 12 किस में आ रहा है? ये इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रॉबर्ट गेने द्वारा प्रतिपादित अधिगम के 8 प्रकारों में से 5 स्थान पर आता है। देखो, रॉबर्ट गेने इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है फर्स्ट ईयर, ध्यान रखना। रॉबर्ट गेने ने अधिगम का मतलब संकेत अधिगम हो, क्या नाम भूल गया मैं, मुझे नाम नहीं आता अभी। रॉबर्ट अधिगम ने एक श्रृंखला थ्योरी भी वैसे कुछ दी थी, जो भी दी थी वो मैं आपको बता देता हूँ कि अब देखो याद नहीं आ रहा है, सही छोड़ो, हम जब बात करेंगे तब कर लेंगे, वैसे भी बता देता हूँ। इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई है। ठीक है, ये देखो पूछ रहा ना, रॉबर्ट गेने ने अधिगम की 8 प्रकार बताए, जिन्हें 5 स्थान पर कौन सा था? सबसे पहले संकेत अधिगम। कौन सा अधिगम? संकेत अधिगम। ठीक है, फिर उद्दीपक प्रतिक्रिया अधिगम। ठीक है, फिर संकला अधिगम। कौन सा अधिगम? संकला अधिगम। फिर कौन सा है? शाब्दिक अधिगम। फिर बहुविभेदन अधिगम, बहुविभेदन या विभेदन अधिगम, बहुविभेदन अधिगम, बहुविभेदन अधिगम। अब ये 5वां पूछ रहा है तो 5वां तो यहाँ से आ रहा है, बहुविभेदन, ये आगे विभेद अधिगम। फिर आगे और देख लो, छठा संप्रति अधिगम। कौन सा अधिगम? संप्रति अधिगम, ये छठा है। फिर सिद्धांत अधिगम। फिर कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, रॉबर्ट गेने ने का प्रकार सिद्धांत था शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो उन्होंने 8 प्रकार बताए थे, जिनमें से 5वां पूछा इन्होंने, क्या पता अगली बार छठा पूछ ले, दूसरा पूछ ले, 8वां पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट गेने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे हम जब साइकोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे तब इन्हें विस्तृत देखेंगे, क्योंकि देखो भाई, आपको बताने से पहले मुझे भी देखना होता है, सारी चीज़ें किसी को याद नहीं रहती, तो वो मैं देखूंगा, क्योंकि ये मुझे देखे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो इसलिए मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ कि गेने का कौन सा सिद्धांत था। शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा, प्रकार अधिगम था, लेकिन फिर भी जब हम मनोविज्ञान क्वेश्चन करेंगे ना, तो स्टडी करके करेंगे ना, तो फिर और ही अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी आप ये 8 इस तरह ध्यान रख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अर्थशास्त्रीय पत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, अर्थशास्त्रीय पत्र का क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है, फिर भी अगर आप इसको नहीं पढ़ते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि देखो, अर्थशास्त्र की मतलब पत्र
ज्ञापन, अधिसूचना, विज्ञप्ति, निविदा, हर बार इनका क्वेश्चन आता है। वैसे हम तो करेंगे, लेकिन आपको किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। मेरे या अगर किसी कोचिंग में भी पढ़ रहे हो उनके भरोसे नहीं रहना है। आपको खुद सर्च करना है। आपको खुद सर्च करोगे ना चीज़ें, तब आपको पता चलेगी। भाई बहुत सी किताबें हैं, उनमें ढूंढो कि भाई अधिसूचना के बारे में क्या दे रखा है, अर्थशास्त्र के पत्र के बारे में क्या दे रखा है। जिज्ञासु बनो, किसी के भरोसे मत रहो। मैं तो बोल रहा हूँ कोचिंग भी जा रहे हो ना, उनके भरोसे मत रहो, क्योंकि सारी चीज़ें उनसे भी नहीं होगी। ठीक है ना, तो आपको खुद को करनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे हम यहाँ करेंगे सारी, चिंता मत करो आप। तो ये क्वेश्चन देखो, अर्थशास्त्रीय पत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? संबोधन में महोदय महोदया शब्द का प्रयोग होता है। सही नहीं बोल रहा हूँ, होता है, सही बात है। पत्र की समाप्ति पर बहुधीय, बहुनिष्ठ आदि किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता? होता है भाई, बहुधीय तो होता है ना, कि जान पहचान वाले को लिखा जाता है। ये पत्र हमने पहले बात की थी, तो ये गलत हो गया। पत्र के ऊपर, ये पत्र है ऊपर, बाईं ओर, ये बाईं ओर हो गया। प्रेषक का नाम और पद नाम लिखा जाता है, सही बात है ये। पत्र क्रमांक में अर्थशासकीय या अर्ध सरकारी या डीओ का उल्लेख होता है, ये बात भी सही है, तो ये गलत है। ठीक है दोस्तों, आधा घंटा हो गया, क्योंकि ज़्यादा बड़े वीडियो आपके लिए देखने में भी समस्या होती है, मुझे पता है। छोटे छोटे वीडियो आप आराम से देख लोगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्द लेके आएंगे, तब तक आप इसे आराम से देखें। और पीछे वाले जो हमने वीडियो बना रखे हैं उनका बार बार रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन है डिवीजन है। जितना अच्छा कम पढ़ो अच्छा पढ़ो, मेरा तो यही मानना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।